सुबह के करीब 9 बजे आईपीएस अफसर फातिमा कुरैशी, जिनकी हाल ही में एक नए जिले प्रयागराज में पोस्टिंग हुई थी, अपनी वर्दी का रुतबा छोड़कर साधारण सूट में आम इंसान की तरह थाने पहुंची, जहां उन्हें एक बूढ़ी महिला सलमा बानो और उनकी बेटी सकीना बानो से पता चला कि गांव का जमींदार उन्हें परेशान कर रहा है। जब वे रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही अपमानित करके भगा दिया। यह सुनकर आईपीएस मैडम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। वह बिना अपनी पहचान बताए उस बूढ़ी महिला के साथ सादे कपड़ों में थाने पहुंची। उन्होंने इंस्पेक्टर से एफआईआर लिखने को कहा। मेरी मां की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, नहीं तो ऊपर तक शिकायत जाएगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? इंस्पेक्टर ने उन्हें धमकाना और धक्का देना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ उसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। इसी प्रयागराज जिले की कमान अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक नई आईपीएस अफसर ने संभाली थी। नाम था फातिमा कुरैशी। उनकी आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते थे। फातिमा के लिए अहमदनगर एक पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। उसे पता था कि बाहर से शांत दिखने वाले इस जिले के अंदर जुर्म और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। वह हर रोज सुबह अपनी बड़ी सी ऑफिस की कुर्सी पर बैठती, फाइलों के ढेर को देखती और सोचती, शुरुआत कहां से करूं? उसी दिन एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम सलमा बानो था, अपनी करीब 20 साल की बेटी सकीना बानो के साथ डरते डरते आईपीएस ऑफिस के गेट पर पहुंची। उनके हाथ कांप रहे थे और गला सूख कर कांटा हो गया था। उनकी बेटी सकीना ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, मां डर मत, यहां हमारी सुनवाई होगी। सलमा बानो की आंखों में आंसू भर आए। कुछ हफ्ते पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। गांव के एक कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। सलमा बानो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और सकीना पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में अपनी मां का हाथ बांटाती थी। उनकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों को गांव के सबसे बड़े जमींदार शेर सिंह की नजर लग गई। शेर सिंह सिर्फ जमींदार नहीं था, वह गांव का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस, पटवारी सब उसकी जेब में थे। उसकी नजर सलमा बानो के छोटे से घर पर थी, जो हाईवे के पास बन रही एक नई सड़क के किनारे था। वह उस जमीन को कौड़ियों के दाम में हड़पना चाहता था। एक सुबह वह अपने 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर आकर धमकाने लगा, बुढ़िया यह जमीन खाली कर, मैंने खरीद ली है। उसकी आवाज में अहंकार और धमकी का जहर घुला हुआ था। सलमा बानो ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक यह मेरे पुरखों की जमीन है, हम कहां जाएंगे? तभी सकीना बाहर निकली। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। किस हक से खरीदने की बात कर रहे हो? यह हमारी जमीन है और हम इसे नहीं बेचेंगे। एक जवान लड़की का यूं बोलना शेर सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सकीना का हाथ पकड़ लिया और बोला, बड़ी जुबान चलने लगी है, तेरी जुबान खींच लूंगा। और सुन, कल तक यह घर खाली नहीं हुआ तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा और तेरी मां को इसी घर के साथ जला दूंगा। अगले दिन वे सीधे स्थानीय थाने पहुंचे। वहां का थानेदार था इंस्पेक्टर दीपक शर्मा। उसकी वर्दी पर लगे सितारे चमक रहे थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। दीपक शर्मा ने उनकी कहानी सुनी जैसे कोई मजेदार किस्सा सुन रहा हो। उसने उन्हें घंटों बिठाए रखा और आखिर में बोला, देखो शेर सिंह इलाके के इज्जतदार आदमी हैं, तुम लोग उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जाओ घर जाओ और उनसे माफी मांग लो। सलमा बानो बोली, साहब हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी एफआईआर लिख लीजिए। तभी थाने का दरवाजा खुला और शेर सिंह ऐसे अंदर आया जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने आते ही दीपक शर्मा के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या इंस्पेक्टर साहब इन भिखारियों की पंचायत कर रहे हो? मैंने कहा था ना यह नहीं मानेंगे। दीपक शर्मा तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे मालिक आप आइए बैठिए, मैं तो बस इन्हें ही समझा रहा था कि आपकी शान में गुस्ताखी ना करें। शेर सिंह ने घूरती हुई नजरों से मां बेटी को देखा और बोला, इंस्पेक्टर साहब इनको अच्छे से समझाइए, वरना अगली बार यह शिकायत करने लायक नहीं रहेंगी। उस दिन थाने में उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टे उन्हें ही धमकाकर भगा दिया गया।
उस दिन के बाद से उनका जीना मुश्किल हो गया था। किसी ने हिम्मत करके उन्हें बताया कि जिले में नई आईपीएस मैडम आई हैं, शायद वहीं कुछ कर सकें। इसी आखिरी उम्मीद के साथ वे आज यहां पहुंची थीं। आईपीएस फातिमा कुरैशी की नजर गेट पर खड़े हवलदार पर पड़ी, जो सलमा बानो और सकीना को अंदर आने से रोक रहा था। फातिमा ने अपने पीए को कहा, उन दोनों को अंदर भेजो। जैसे ही सलमा बानो और सकीना कांपते कदमों से ऑफिस में दाखिल हुई, फातिमा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने देखा कि सलमा बानो कितनी डरी हुई हैं। उसने नरम आवाज में कहा, आइए अम्मा जी बैठिए, पानी पीजिए। एक बड़े पुलिस अफसर के मुंह से अम्मा जी सुनकर सलमा बानो की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पीड़ा फातिमा के सामने उतार दी। सकीना ने भी गुस्से और बेबसी से भरी आवाज में बताया कि कैसे थानेदार दीपक शर्मा ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं को बेइज्जत किया और कैसे शेर सिंह थाने में बैठकर उन्हें धमकाता रहा। पूरी बात सुनते हुए फातिमा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मेज पर रखे पेपर वेट पर कस गईं। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ही सिस्टम पर, उन कीड़ों पर जो वर्दी पहनकर उसे खोखला कर रहे थे। फातिमा ने एक लंबा सांस लिया। वह जानती थी कि अगर उसने अभी अहमदनगर थाने में फोन किया तो दीपक शर्मा तुरंत हरकत में आ जाएगा। वह कोई झूठी ही एफआईआर दर्ज कर लेगा, गवाहों को डरा देगा और शायद सलमा बानो और सकीना को रास्ते से ही गायब करवा दे। वह इतना शातिर था कि अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। नहीं, इसे हाथों पकड़ना होगा। फातिमा बोली, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा और आज ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी। सलमा बानो ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद बिटिया? आपको मेरे साथ एक बार फिर उसी थाने में चलना होगा। यह सुनते ही सलमा बानो और सकीना के चेहरे का रंग ओढ़ गया। सकीना बोली, नहीं मैडम, हम वहां दोबारा नहीं जा सकते, वो दीपक शर्मा हमें मार डालेगा। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, इस बार आप अकेली नहीं होंगी, इस बार आपकी यह बेटी आपके साथ चलेगी। फातिमा ने सलमा बानो को समझाया, देखिए अम्मा जी, मैं वहां आईपीएस बनकर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बेटी बनकर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि वह लोग एक आम नागरिक के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप मुझे पहचानेंगी नहीं। क्या आप कर पाएंगी? सलमा बानो की आंखों में अब डर की जगह एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, हां बिटिया, तू हमारी खातिर इतना कर रही है तो हम अपनी जान भी दे देंगे। आधे घंटे बाद आईपीएस फातिमा कुरैशी एक साधारण सलवार सूट में थी। उसने अपने बाल बांध लिए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह प्रयागराज जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। वह सलमा बानो और सकीना के साथ एक प्राइवेट जीप में बैठी और अहमदनगर थाने की ओर चल पड़ी। थाने के बाहर का माहौल हमेशा की तरह था। फातिमा सलमा बानो और सकीना के साथ जैसे ही जीप से उतरी, थाने के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन ने उनका स्वागत किया। वह अंदर गई और बोली, साहब हमें रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? कांस्टेबल बोला, इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं, कल आना। फातिमा ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, हमें आज ही रिपोर्ट लिखवानी है और अभी बुलाइए अपने इंस्पेक्टर साहब को। उसकी आवाज की दृढ़ता से मुंशी थोड़ा चौंका। उसने अंदर की तरफ आवाज लगाई, अरे कोई है, देखो ये कौन चिल्ला रहा है। अंदर के कमरे से इंस्पेक्टर दीपक शर्मा बाहर निकला। उसने पहले तो फातिमा को देखा, फिर उसकी नजर सलमा बानो पर पड़ी और बोला, अरे ओ बुढ़िया, तू फिर आ गई। मैंने मना किया था ना कि दोबारा यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। दिमाग खराब है क्या तेरा? सलमा बानो डर के मारे फातिमा के पीछे छिप गई। फातिमा बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? दीपक शर्मा ठाका लगाकर हंसा। थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे। तू कौन होती है मुझसे ये पूछने वाली? इसकी नई वकील बनी है क्या? शक्ल देखी है अपनी? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। फातिमा ने शांत रहते हुए कहा, मैं भी एक नागरिक हूं और आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका फर्ज है हमारी शिकायत सुनना। आप इनकी एफआईआर अभी दर्ज कीजिए, वरना इसकी शिकायत ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी। दीपक शर्मा अब गुस्से में आ चुका था। उसका अहंकार चोट खा चुका था। तू मुझे धमकी देगी? तेरी यह हिम्मत? तुझे पता है मैं कौन हूं? अभी तुझे ऐसी जगह बंद करूंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
वह आगे बढ़ा और उसने फातिमा को धकेलने की कोशिश की। चल निकल, यहां से दफा हो जा। और तू बुढ़िया, अगर कल सुबह तक गांव खाली नहीं किया तो शेर भाई जो कह रहे थे वही होगा। जिस पल दीपक शर्मा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, फातिमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब एक शेरनी वाला गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, हिम्मत तो देखो, तुम्हारी इंस्पेक्टर एक औरत पर हाथ उठाते हो। उसने अपने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे दीपक शर्मा की आंखों के ठीक सामने खोल दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला प्रयागराज, नाम फातिमा कुरैशी, इस जिले की नई आईपीएस। अब बताओ, ऐसे मिलता है यहां की जनता को इंसाफ? पूरे थाने में मौत सा सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। उसका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीने की नदियां बहने लगीं और धड़ाम की आवाज के साथ वह फातिमा के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। वह गिड़गिड़ा रहा था। फातिमा ने नफरत से उसकी ओर देखा। जब मैं एक आम औरत थी तब तुम्हें कानून याद नहीं आया, तब तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया। फातिमा कुरैशी अब पूरी तरह से अपने आईपीएस के अवतार में आ चुकी थी। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो सिस्टम को हिला सकता था। उसने कहा, सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। फिर उसने बाकी पुलिस वालों की तरफ देखा जो दीवार से चिपक कर खड़े थे, और तुम सब जो यहां खड़े तमाशा देख रहे थे। आज से तुम लोगों की ड्यूटी पुलिस लाइन के ग्राउंड में घास छीलने की है। वहीं तुम सीखोगे कि अनुशासन क्या होता है। उसने सलमा बानो का हाथ पकड़कर कहा, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वह खुद दीपक शर्मा की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। फातिमा ने खुद अपने हाथ से उनकी एफआईआर लिखी, एक एक शब्द, एक एक डिटेल। उसने सिर्फ जमींदार शेर सिंह पर ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर दीपक शर्मा पर भी ड्यूटी में लापरवाही, एक महिला के साथ बदसलूकी और अपराधी को संरक्षण देने का मामला दर्ज किया। एफआईआर लिखने के बाद उसने वायरलेस सेट उठाया। उसकी आवाज पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में गूंजी। कंट्रोल, यह आईपीएस अहमदनगर बोल रही है। एक टीम तुरंत तैयार करो। गांव के जमींदार शेर सिंह को अरेस्ट करना है। मैं चाहती हूं कि अगले 1 घंटे में वह मेरी हिरासत में हो। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओवर एंड आउट। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, शेर सिंह अपने आलीशान घर में शराब पी रहा था और दीपक शर्मा को फोन लगाकर गालियां दे रहा था। तभी पुलिस की 3 जीपें एक साथ उसके गेट को तोड़ती हुई अंदर घुसी। शेर सिंह को लगा कि यह उसका स्वागत करने आए हैं, लेकिन जब एक नए इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी दिखाई तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं अभी आईपीएस साहब को फोन करता हूं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह आर्डर आईपीएस साहिबा का ही है। शेर सिंह, अब चलिए, हवालात आपकी प्रतीक्षा कर रही है। शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन आईपीएस फातिमा कुरैशी की कार्यवाही की खैबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई थी। आम जनता के लिए फातिमा एक मसीहा बन गई थी। प्रयागराज का अंधेरा सिर्फ जमींदार शेर सिंह या इंस्पेक्टर दीपक शर्मा तक सीमित नहीं था। इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था प्रयागराज का विधायक राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता बाहर से एक सफेद पोश नेता था जो मंच पर खड़े होकर गरीबों के हकों की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक बहुत बड़ा अपराधी था। शेर सिंह जैसे लोग उसके लिए जमीनें हड़पते थे, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करते थे और उसके काले धंधों को संभालते थे। शेर और दीपक शर्मा की गिरफ्तारी राकेश गुप्ता के साम्राज्य पर हमला था। उसे अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अगर आईपीएस फातिमा कुरैशी कुछ और दिन अहमदनगर में टिक गई तो उसकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। उसने फैसला किया कि इस कांटे को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक रात राकेश गुप्ता ने अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग बुलाई। वहां दीपक शर्मा के कुछ वफादार, सस्पेंड हुए पुलिस वाले और शेर सिंह के गुंडे मौजूद थे। राकेश गुप्ता ने अपनी महंगी सिगार का कश खींचते हुए कहा, एक लड़की ने तुम सबकी मर्दानगी पर पानी फेर दिया और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। एक हवलदार डरते डरते बोला, नेताजी, वह आईपीएस है, हम क्या करते?
राकेश गुप्ता हंसा। आईपीएस है भगवान नहीं, उसे हटाने का तरीका भी है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा, उसे उसी के खेल में फंसाना होगा। एक घिनौनी साजिश तैयार करके डीआईजी के साथ मिलकर आईपीएस फातिमा कुरैशी को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने, अधिकारी के साथ मारपीट करने और अनुशासनहीनता के आरोप में जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करवा दिया गया। वह जानती थी कि यह एक साजिश है और वह इसका पर्दाफाश करके रहेंगी। शेर सिंह भी जमानत पर बाहर आ चुका था, लेकिन फातिमा अब आईपीएस नहीं थी। उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई टीम नहीं थी। वह अपने छोटे से क्वार्टर में अकेली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे सलमा बानो और सकीना बानो। वे दोनों हर रोज उनके लिए खाना लेकर आती। वे घंटों उनके पास बैठती और उनका हौसला बढ़ाती। एक और इंसान था जो चुपचाप फातिमा के साथ खड़ा रहा था, उनका भरोसेमंद कांस्टेबल मोहम्मद रवि। रवि जानता था कि मैडम बेकसूर हैं। वह ड्यूटी के बाद चोरी छिपे एक महिला पत्रकार नेहा वर्मा के साथ फातिमा से मिलने आता और उन्हें थाने और जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी देता। वह फातिमा की आंख और कान बन गया था। अब एक नई टीम बन चुकी थी, एक सस्पेंडेड आईपीएस, एक ईमानदार कांस्टेबल और एक निडर पत्रकार, और उनका मिशन था राकेश गुप्ता के काले साम्राज्य का पर्दाफाश करना। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तभी फातिमा ने एक खतरनाक लेकिन फूल प्रूफ प्लान बनाया। एक रात जब राकेश गुप्ता ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए फार्म हाउस पर एक बड़ी पार्टी रखी थी, नेहा वर्मा एक कैटरिंग स्टाफ बनकर अंदर घुस गई। उसी समय फातिमा और रवि ने फार्म हाउस के पीछे के हिस्से में बिजली के तारों में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट कर दिया। फार्म हाउस की बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर नेहा स्टोर रूम में घुस गई और उन्होंने वह लाल डायरी निकाल ली। अगले दिन नेहा ने अपने न्यूज पोर्टल पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक एक करके सारे सबूत देश के सामने रख दिए। डॉक्टर सक्सेना का स्टिंग ऑन ऑपरेशन, हवलदार का कबूलनामा और आखिर में वह लाल डायरी। पूरे देश में भूचाल आ गया। मीडिया में राकेश गुप्ता की थू थू होने लगी। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। एक नई और ईमानदार जांच कमेटी बैठाई गई। राकेश गुप्ता, शेर सिंह, दीपक शर्मा और डॉ सक्सेना सबको गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीएस फातिमा कुरैशी को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि उनके सस्पेंशन को रद्द करके उन्हें दोबारा प्रयागराज का आईपीएस नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी वर्दी का असली मतलब। ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे नेक हो और हिम्मत हो तो सच्चाई की जीत जरूर होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।